हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज इस प्रोग्राम के यानी कि न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम के 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, यानी कि आज का एपिसोड 100वां एपिसोड है। तो मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि इस सफर का हमने शतक लगा लिया है और अभी हम नॉट आउट हैं। अभी हम दोहरा शतक भी लगाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी सफलता में हमारा योगदान क्या हो सकता है बेहतर से बेहतर, इस बात का ध्यान में रखते हुए तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से, जो कि अभ्यास प्रश्न के रूप में आपके सामने आएगा, जो हमने पिछली बार आपको दिया था। क्या सवाल दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब आपको इसमें क्या बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, यानी कि 3 जो ऐसे होंगे जो सुमेलित होंगे। तो कौन कौन से हैं एक एक करके उसको हम देखते हैं। लेकिन पहले देनाली पर्वत उत्तर अमेरिका, विंसन मैसिव पर्वत यूरोप, कोसी उजगो पर्वत ऑस्ट्रेलिया, किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये सारे के सारे वर्ल्ड मैप में एक एक करके आपको दिखेंगे। देनाली आपको दिखेगा उत्तरी अमेरिका में, वहां का एक प्रमुख है। उसके बाद देखिए आपको माउंट विंसन कहाँ दिख रहा है, अंटार्कटिका में दिख रहा है। फिर उसके बाद एक नाम और है कोसियुजको, यह आपका है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद आप देखिए अगला जो है किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका में है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम जो देखते हैं नाम पीछे, तो देनाली हमें उत्तरी अमेरिका में दिखता है, कोसियुजगो हमें ऑस्ट्रेलिया में दिखता है, किलिमंजारो हमें अफ्रीका में दिखता है, लेकिन विंसन मैसिव पर्वत हमें यूरोप में नहीं दिखता। वो हमें कहाँ दिखता है, देखिए विंसन मैसिव पर्वत आपको दिखता है ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसमें सही नहीं है वह कौन सा है, बी इसमें सही सुमेलित नहीं है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं, और जो अगला सवाल है उस पर हमने पिछले हफ्ते भी चर्चा की थी। वहां पर एक भूल हो गई थी, हमने जहां पर समय को ज्यादा बताना था हमने उल्टा करके कम बता दिया था। तो मुख्य रूप से मेरी ही गलती थी, कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी में शायद मैंने आपसे गलत बोला, लेकिन वो चीजें क्लियर हुई तो एक बार उस पर डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं भी लापरवाही से आपका नुकसान हो जाए। सवाल को देखिए, यदि रमेश का घर किसी ऐसे देश में है जो 105 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, एवं उसके मित्र महेश का घर जो किसी दूसरे देश में है जो 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, तो यदि रमेश के स्थान पर सुबह के 8 बज रहे हैं, तो महेश के यहाँ उस समय कितना समय होगा। हमें रमेश का समय तो पता है, महेश का नहीं पता है, और दोनों की जगह बता दी है किस देशांतर पे है। देखिए 105 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर किसके लिए बता रहा है, रमेश के लिए बता रहा है, और 80 डिग्री पर किसके लिए बता रहा है, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर बता रहा है महेश के लिए। तो अब रमेश और महेश को देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये रमेश है 105 पे और 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर महेश है। अब ये पश्चिमी देशांतर कहां से डिसाइड हो रहा है, ये देखिए ये प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री देशांतर है, उसके पश्चिम में है तो पश्चिम देशांतर, और उसके पूर्व में रहेगा तो पूर्वी देशांतर हो गया। कुल देशांतर कितने हैं, 360 रेखाएं हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें 105 से पीछे की तरफ आना है, 80 की तरफ देखना है। तो अब आप देखिए रमेश से महेश की तरफ आना है, तो 105 से 80 डिग्री तक हम पीछे की तरफ आके देखें तो कितने हमें देखना होगा डिग्री देशांतर आए, हम टोटल आए लगभग 25 डिग्री देशांतर। ठीक है, कैसे हुआ, 105 माइनस 80 कितना हुआ, 25 डिग्री। अब 8 डिग्री पे अगर हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो समय को हमें बढ़ाना है। हमने पिछली बार क्या किया था, घटा दिया था। तो हम अगर बढ़ाएंगे 8 डिग्री तो 25 डिग्री पे कितना होगा, 25 गुणे 4, 1 डिग्री पे 4 मिनट है, तो 25 पे 25 गुणे 4 यानी कि हमें 100 मिनट बढ़ाना है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ रहा था, 25 डिग्री में हम 25 गुणे 4 करते हैं, 100 मिनट बढ़ाते हैं, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर रमेश के यहाँ पे 105 डिग्री में उस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं, तो महेश के यहाँ उस वक्त कितना टाइम होगा, 9:40 का समय होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे विकल्प को देख लीजिए, सही उत्तर क्या होगा, 9:40। कैसे, यानी कि 8 था, उसमें 1 घंटा 40 मिनट हमें जोड़ना है, 100 मिनट जोड़ना है। तो 8 से 1 घंटा जोड़े तो 9 हुआ, और 40 मिनट हो गए 9:40। ठीक है, तो यही बात सही करनी थी। अब चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल माउंट एवरेस्ट से संबंधित है। हुआ यह है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में एक खबर आई है कि वहां चोटी पर जाने वाले लोग अक्सर जब ट्रैकिंग करते हैं तो अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर जाते हैं, जैसे कि ब्यूटेन के सिलेंडर लेके जाते हैं। अब उससे क्या होता है, जब वो सिलेंडर खाली हो गए तो उसे वहीं छोड़ दिया,
या पे वहां उनका जो मल है वह भी इकट्ठा हो रहा है। अब ये सब डिकम्पोज होने में बहुत लंबा समय लगेगा क्योंकि वह जगह है बहुत ठंडी। तो ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि उन सारी वस्तुओं को जो डिकम्पोज नहीं हो सकती हैं और अनावश्यक रूप से वहां पर गंदगी को पैदा कर रही हैं, यानी कि गंदगी बढ़ा रही हैं, उस बढ़ती हुई गंदगी से निपटने के लिए नेपाल की तरफ से उपाय आया कि उन्हें वहां जाने वाले लोगों को कुछ बैग दिए गए। और वह स्पेशल बैग किस लिए थे कि जो भी आप गंदगी करते हैं, किसी प्रकार का सामान हो, चाहे आपका अपशिष्ट हो, यानी कि आपका मल मूत्र हो, आप उसे लेकर वापस नीचे आएंगे, वहां पर नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात स्पष्ट हो गई है खबर की। अब आते हैं सवाल पे। माउंट एवरेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे नेपाल में सागरमाथा और चीन में माउंट क्यूमोलंगमा, अब देखिए चीन में क्या बता रहा है, माउंट क्यूमोलंगमा, और नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कि यह नेपाल और तिब्बत के मध्यवर्ती सीमा पर स्थित है, जिसके शिखर तक दोनों ओर से पहुंचा जा सकता है। पहली बात एकदम तथ्यात्मक जानकारी है और यह जानकारी बिल्कुल सही है। तो एक तो हमें जानकारी सीधे सीधे मिलती है कि भाई नेपाल में सागरमाथा और चीन में माउंट क्यूमोलंगमा नाम से जाना जाता है, तथ्यात्मक रूप से बात सही है। अभी यह दूसरा भी चेक करना है। अब सवाल देखिए, क्या उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। अब दूसरा वाला सही कि नहीं है, क्योंकि आधी जानकारी तो मैंने उत्तर आपको दे दिया है। तो यहाँ पे केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। चलिए देखते हैं पूरे जवाब की तलाश में। नक्शे पर देखें तो यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट दिखेगा। अब माउंट एवरेस्ट, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला तो बहुत लंबी है, लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है वह है मुख्य रूप से आप देखेंगे तो यह क्षेत्र जो है यह नेपाल का है, और इसके ऊपर का यह जो क्षेत्र है यह चीन का है, और इन दोनों के बीच में है। तो इसीलिए स्टेटमेंट में कहा है कि इनकी मध्यवर्ती सीमा पर स्थित है। और इसमें क्या बात कहा है कि जिसके शिखर तक दोनों ओर से पहुंचा जा सकता है। पहुंचा तो जा ही सकता है, सीधी सी बात है, अंडरस्टूड बात है कि अगर वह बीच में है तो एक तरफ से तो चीन के लोग पहुंच सकते हैं। पहुंचना मुश्किल हो, कितना मुश्किल हो वो अलग बात है, लेकिन पहुंचा जा सकता है, ये बात तो सही है तथ्यात्मक रूप से। लेकिन अमूमन ऐसा होता है, जो माउंट एवरेस्ट में जाने वाले लोग हैं वो नेपाल की तरफ ही आते हैं, नेपाल से ही जाते हैं। इसी वजह से माउंट एवरेस्ट तक पहुंचाने के लिए जो शेरपा लोग, जिनके बारे में आपने सुना होगा कई बार, वो नेपाल के क्षेत्र में ही उपलब्ध है, वही साथ में लेके जाते हैं। तो वहां के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए इससे काफी रोजगार की स्थिति भी मिलती है, बनती है, और उसके अलावा पर्यटन के लिए भी वहां के लिहाज से वहां का जो व्यवस्था है बेहतर है। तो अब चूंकि एक अलग महत्व भी है, जैसे भारतीय लोगों का माउंट की तरफ, एवरेस्ट की तरफ जाना एक विशेष महत्व रखता है, तो एक खास महत्व के लिए यहाँ से ज्यादा लोग जाते हैं, तो सीधी सी बात है कहाँ जाएंगे, नेपाल से ही जाएंगे। तो ऐसे में जो यह स्टेटमेंट था दूसरा वाला सही है, पहला वाला भी हमने देखा सही है। सही है, अगर मैंने गलत बोला होगा तो ध्यान रखिएगा, पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक और दो दोनों ही सही हैं। इत्तेफाक से मैंने पहले शायद बोल दिया था कि पहला वाला गलत है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही जानकारी है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए वो फोटोज जो मैंने गंदगी की बात की थी, ये सारी की सारी गंदगी आपको कहाँ दिखाई दे रही है, यही माउंट एवरेस्ट के क्षेत्र में ही दिखाई दे रही है। अभी वहां पे एक अभियान चला था साफ सफाई को लेकर के, जिस दौरान फिर यह फोटो भी सामने आई, दिखाया गया कि वहां पर लोग कितनी गंदगी छोड़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोग ये भी कहने लगे थे कि अपने आप में जो माउंट एवरेस्ट का क्षेत्र है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खुला शौचालय बन गया है। ऐसे खबरें आई थी, ऐसे आर्टिकल आए थे। चलिए अगला सवाल देखिए। अब यह फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रधानमंत्री शात ये ने युद्धोपरांत इस्तीफा दे दिया, यानी कि जो अभी फिलिस्तीन से जुड़े हुए क्षेत्र में युद्ध चल रहा है उसमें एक खास चरण के दौरान एक खास कुछ घटनाएं हुई, उस घटनाओं के क्रम में ही इस्तीफा देने की बात आई। लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना, हमें विवादों को यहाँ पे देखना होगा। कुछ और भी विवाद हैं, और वो जो विवाद हैं किन किन देशों के बीच में है उसे समझना होगा। विवाद कौन से, द्वीप के विवाद हैं। तो कौन कौन से द्वीप हैं और कौन कौन से देश से संबंधित हैं उसको आज हम सवाल से देखते हैं। एक तरफ विवाद है पारासेल द्वीप, कौन कौन है, चीन, ताइवान और वियतनाम। फिर दूसरा देखिए कारबोरोशोल, चीन, फिलीपींस। फिर है सेनकाकू, भारत और चीन। पूछ रहा है निम्नलिखित उपयुक्त युग्मों से कौन सा ऐसे सही सुमेलित हैं। अब इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक बार के लिए अगर आप थोड़ा सा भी जनरल आइडिया हो तो बता देंगे। एक तो ऐसा है जो बिल्कुल सही सुमेलित नहीं लगता है, कौन सा, भारत और चीन। आप देख सकते हैं कि भारत और चीन का किसी समुद्री क्षेत्र में किसी द्वीप के लिए विवाद होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दोनों के बीच की जो भौगोलिक अवस्थिति है भारत और चीन की एक अलग किस्म की है। वह स्थलीय सीमा तो साझा करते हैं, लेकिन कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पे वह कहा जाए तो
जल की सीमा के साथ आसपास का क्षेत्र साझा करते हो। लेकिन चलिए फिर भी देखते हैं उपयुक्त युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है। दो अभी बचते हैं और ये इसमें क्या सही बात है यह भी हमें जानना जरूरी है। तो चलिए अब यहाँ पे देखें आप, तो आप यह जितना कुछ देख रहे हैं, पहले वाले को देख रहे हैं पारासेल द्वीप के लिए, पारासेल द्वीप समूह का पूरा एक क्षेत्र है। वो कौन सा है आपके सामने देखिए, ये पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा पारासेल द्वीप समूह है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात है, जो विवाद चल रहा है इसके लिए किन किन क्षेत्र के लिए बीच में चल रहा है, एक तो चाइना भी है, एक तरफ वियतनाम भी है और एक तरफ यहाँ पे आप मान लीजिए ताइवान भी है। तीनों का ही इस क्षेत्र को लेकर के विवाद चल रहा है, पारासेल आइलैंड्स को लेकर के। तो यह जो हमारा पहला वाला है यह तो बिल्कुल सही है। दूसरे का स्कारबोरो शोल, स्कारबोरो शोल को देखिए चीन और फिलीपींस के लिए हमें देखना है। अब देखिए यह जो है क्षेत्र है साउथ चाइना सी का क्षेत्र है, स्कारबोरो शोल यहाँ पर है। अब यह जो स्कारबोरो शोल है, आप देखिए किन देशों की बात हुई थी यहाँ पे कि चीन और फिलीपींस। अब यह कौन सा साउथ चाइना सी है, मतलब चीन तो देखिए पास में आपको दिख ही गया, अब फिलीपींस भी देखिए तो यहाँ पर आपको फिलीपींस भी दिख जाएगा और इन्हीं दोनों के बीच का क्षेत्र है, इन्हीं दोनों के बीच का विवाद भी है। अब यह विवाद दिख गया, यह भी सही है, यह भी सही है। अब सेनकाकू को देख लेते हैं, भारत चीन है या कोई और है। अब देखिए यहाँ पे सेनकाकू आइलैंड्स है, इस क्षेत्र में है और यह क्षेत्र कौन सा है देखिए, एक तो चीन है, उसका दावा भी इसके लिए रहता है। दूसरी तरफ ताइवान का तो नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर यह जो जापान है, जापान का दावा रहता है इस क्षेत्र के लिए। और जापान यहाँ दावा क्यों करता है, अगर नॉटिकल माइल्स के हिसाब से देखें तो काफी दूर है जापान से यह क्षेत्र, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है, उसके पीछे की वजह है क्योंकि जापान का एक यहाँ पे ओकिनावा क्षेत्र है, आइलैंड है, और ओकिनावा के हिसाब से वह दावा करता है कि उसके जो 200 नॉटिकल माइल्स की बात है उसके क्षेत्र के अंतर्गत ही यह क्षेत्र आता है। तो इसी वजह से यह विवाद बना हुआ है जापान और चीन के बीच में, ताइवान का इसमें नहीं है। तो यह बात स्पष्ट हो गई कि पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा सही नहीं है। तो कौन से सुमेलित है पूछ रहा है, तो आप कहेंगे कि बी, केवल 1 और 2 सुमेलित है, कोई डाउट नहीं है, सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है ग्रीस की सीमा से संबंधित है, क्यों, क्योंकि ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत की राजकीय यात्रा की थी, इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ी सी ग्रीस को भी जान लें। अब देखिए अल्बेनिया, उत्तरी मैसेडोनिया, बुल्गारिया और तुर्की, इन 4 देशों के नाम दिए हैं और आपसे यह पूछता है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर आपको चुनना है तो यह बताना है कि कौन कौन से देश इनमें से ग्रीस की सीमा से लगे हुए हैं, केवल 1 और 2, केवल 1 2 3, केवल 2 3 4 या 1 2 3 4। अब चलिए समझते हैं, ग्रीस को देखते हैं। यूरोप में आप ग्रीस को देखें तो यह जो क्षेत्र है, यह पूरा का पूरा क्षेत्र आपको दिखेगा ग्रीस का। अब सीमा देखिए किससे किससे लगा रहा है, पहले तो देखिए अल्बानिया से, फिर उसके बाद नॉर्थ मैसेडोनिया से, फिर उसके बाद बुल्गारिया से, फिर उसके बाद देखें तो यह कौन सा क्षेत्र है, वह ये है तुर्की है, तुर्की से भी यहाँ पर लगाता है। तो अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया और तुर्की, इनसे जो है यह ग्रीस अपनी सीमा साझा करता है। अब ग्रीस के एक तरफ देखिए तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी दिख रहा है, ठीक है, और ग्रीस के एक तरफ यहाँ पे पूर्व में क्या है, एजियन सी है और इस तरफ आयोनियन सी है और यह बीच में आपका ग्रीस है। तो स्थिति आपको समझ में आ गई है और सीमा कौन कौन से लगी है यह समझ में आ गया है। अब जवाब की तरफ चलिए बढ़ते हैं, जो विकल्प है उसको देखिए। अल्बेनिया, उत्तरी मैसेडोनिया, बुल्गारिया और तुर्की, ये चारों के चारों हमें दिखे थे। अब ये चारों दिखे थे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हमारा सही जवाब है वह है यह 1 2 3 और 4, सभी के सभी। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है जापान का प्रसिद्ध सेमिनसाई त्योहार देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रभावित हुआ है। इस खबर से संबंधित है, इसलिए हम थोड़ा सा जापान उसके आसपास के क्षेत्र को जानने का प्रयास करेंगे। अब यह सेमिनसाई त्योहार क्या है, हो सकता है आपके मन में आया हो। तो यह सेमिनसाई त्योहार ऐसा त्योहार है जहां पर जापान के जो पुरुष हैं या जापान के जो लोग हैं वह मुख्य रूप से बिना वस्त्रों के एकत्रित होते हैं और उसके अलावा जो भी वहां के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उस दौरान इस त्योहार में होते हैं। जो भी है, या अभिव्यक्ति करने की बात हो या संगीत की बात हो, चाहे प्रदर्शनी की बात हो, वो सारा का सारा इसमें होता है। तो मुख्य बात सेमिनसाई त्योहार नहीं है, मुख्य बात है यहाँ पे जापान की चर्चा। तो चलिए जापान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। फिर उसके बाद कुरील और सखालिन द्वीप जापान और रूस के मध्य विवादित द्वीप हैं।
अब आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है या है। चलिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, पहली बात कह रहा है। तो चलिए यहां पे देखिए, ये जापान है और आप ये देखिए प्रशांत महासागर में है, और आप देख लीजिए किसी महाद्वीप से मुख्य रूप से लगा हुआ नहीं दिखाई देता है। यह प्रशांत महासागर में है और एक द्वीपीय देश है, यह बात सही है। उसके बाद देखिए, कुरील और सखालिन द्वीप जापान और रूस के मध्य विवादित द्वीप है। कुरील और सखालिन, अब देखिए यहाँ पे, ये देखेंगे आप कुरील, ये देखेंगे सखालिन, ये वाला क्षेत्र है, ये सखालिन है, ठीक है। और ये आप यहाँ पे देखेंगे तो कुरील आइलैंड्स है। अब इनके बारे में क्यों कह रहा है ऐसा कि यह जापान और यह जो है रूस का क्षेत्र है, इनके बीच में विवादित क्यों है ये दोनों? क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मछली के लिए। यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मछली मिलेगी। कैसे मिलेगी? क्योंकि यह वह क्षेत्र है जहाँ पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है। अब आप पूछेंगे कौन कौन सी, तो मतलब ओशनियो यहाँ पर ठंडी जलधारा है और क्यूरोशियो यहाँ पर गर्म जलधारा है। तो याद रखिएगा, ओशनियो और क्यूरोशियो इस क्षेत्र में जब मिलेंगी ठंडी और गर्म जलधाराएं, और जहां पर भी ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलेंगी वहां पर मछली जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगी। तो इसी वजह से ये दोनों ही इस क्षेत्र में अपने अपना अधिकार दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला तो सही था, दूसरा वाला भी सही है, कुरील और सखालिन के संदर्भ में दोनों सही है। तो हम क्या कहेंगे, सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल पाकिस्तान से संबंधित है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था। फिर मरियम नवाज का नाम काफी चर्चा में था, क्योंकि वहां पर ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। अभी तक कोई इस तरह से किसी प्रांत में महिला मुख्यमंत्री वहां पर नहीं बना था। सवाल देखिए, पाकिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए, ए, बी, सी और डी। अब पाकिस्तान के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है तो हमें पहचानना होगा तीन गलत कथन कौन कौन से हैं। पाकिस्तान में विश्व की तीसरी सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है, पहला। दूसरा है, पाकिस्तान का दक्षिणतम छोर कर्क रेखा को स्पर्श करता है। तीसरा, जहेदन पाकिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान का प्रमुख शहर है जो तालिबान का प्रमुख गढ़ है। और चौथा, क्वेटा पाकिस्तान में स्थित एक शहर है जो पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान की राजधानी है। अब यहां पे चलिए एक करके पहले हम तीसरी सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश जो कहा है उसको देख लेते हैं। इंडोनेशिया पहले नंबर पे है सर्वाधिक आबादी के मामले में, मुस्लिम आबादी के मामले में। पाकिस्तान देखिए तो दूसरे नंबर पे है। फिर उसके बाद इंडिया में देखें तो तीसरे नंबर पे है। तो तीसरे नंबर पे इंडिया में सबसे ज्यादा दुनिया में मुस्लिम है, चौथे नंबर में बांग्लादेश, फिर पांचवें नंबर पे नाइजीरिया। और इसमें तो क्या कह दिया था कि पाकिस्तान में तीसरा नंबर है, जबकि पाकिस्तान का है दूसरा नंबर, तीसरे नंबर पर तो भारत ही है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा मुस्लिम कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। दूसरा, पाकिस्तान का दक्षिणतम छोर कर्क रेखा को स्पर्श करता है। क्या सच में ऐसा है? देखिए, कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब आप देखिए एक बार फिर से कहां से निकल रही है, पाकिस्तान के समीप से निकल रही है। यहां पर आप देखेंगे मतलब पाकिस्तान का दक्षिणतम छोर है यह, लेकिन इससे थोड़ा सा स्पेस देखिए तो बीच में है। ये जो हल्का सा गैप आप देख रहे हैं वह गैप पर्याप्त है यह बात करने के लिए कि पाकिस्तान से स्पर्श करके नहीं जा रही है, भारत से तो जा रही है। भारत को देखिए तो अपने आप में ऐसा लगता है दो हिस्सों में बांटते हुए आगे बढ़ रही है। 8 राज्यों से होकर जाती है, ये अलग जानकारी है, लेकिन फिलहाल के लिए जो जानकारी हमें चाहिए कि पाकिस्तान का दक्षिणतम छोर कर्क रेखा को स्पर्श करता है तो नहीं करता है। ठीक है, दूसरा भी गलत हो गया। अब जहेदन पाकिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान का प्रमुख शहर है जो तालिबान का प्रमुख गढ़ है। जहेदन के बारे में बोल रहा है कि यह अफगानिस्तान में है और तालिबान का गढ़ है। चलिए जहेदन कहाँ पे है देख लेते हैं। जहेदन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यह अफगानिस्तान नहीं है। यह क्या है? यह ईरान का क्षेत्र है। अगर यह ईरान का क्षेत्र है तो स्टेटमेंट सीधे सीधे यहीं पर गलत हो चुका है। अब आगे की बातें कितनी भी सही हो, अगर स्टेटमेंट थोड़ा सा भी गलत है तो वो पूरा का पूरा गलत ही माना जाएगा। 3 स्टेटमेंट गलत हो गए हैं, सही कथन का चुनाव करना है तो सीधी सी बात है चौथा सही होगा। लेकिन चलिए देखते हैं। क्वेटा पाकिस्तान में स्थित एक शहर है जो पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान की राजधानी है। चलिए अब आप देखिए तो ये आपको क्वेटा दिखेगा, ये पाकिस्तान का नक्शा है और पाकिस्तान के क्षेत्र में क्वेटा जो है यह जो क्षेत्र है यह क्षेत्र है बलूचिस्तान का। इस बलूचिस्तान क्षेत्र में क्वेटा है और यहाँ बलूचिस्तान की यह राजधानी भी है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो जवाब होगा यह डी जो है सही है। ठीक है, तो हमें जवाब मिल चुका है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह जो सवाल है उज्बेकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो उज्बेकिस्तान में कुछ ऐसा मामला हुआ था जिसमें कफ सिरप पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर जो लोग दोषी थे उनको सजा सुनाई गई है। अब उज्बेकिस्तान को जानने वाले का सवाल है, तो उज्बेकिस्तान की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती है? चलिए, कजाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 4 बातें हैं। सही विकल्प को चुनना है। 1 और 2, 3 और 4, 2 और 4, 3 और 6, इनमें से किस देश से नहीं लगती है ये पूछ रहा है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए किससे लगती है, मेन तो यही पता होना चाहिए। तो उज्बेकिस्तान को हम चलिए देखते हैं। हमें एशिया के नक्शे पर बढ़ना होगा, थोड़ा और करीब से देखना होगा। उज्बेकिस्तान इस क्षेत्र में है, इसके ऊपर कजाकिस्तान है और उसके ऊपर आप देख सकते हैं तो आगे एक और देश है। अब ये देखिए, यह उज्बेकिस्तान का क्षेत्र है। उज्बेकिस्तान की सीमा को हमने आपके सामने हाईलाइट कर दिया है। अब उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो उससे सीमा साझा करते हैं, ये देखिए। सबसे ऊपर कजाकिस्तान है, फिर यहाँ पर किर्गिस्तान है, फिर यहाँ पर यह जो क्षेत्र है ये वाला, ये ताजिकिस्तान है, फिर यह क्षेत्र जो है अफगानिस्तान भी है, यहाँ पर थोड़ा सा लगता है, और उसके बाद यह जो है तुर्कमेनिस्तान है, एक लंबा क्षेत्र इससे लगता हुआ दिखाई देता है, और ये पूरा का पूरा कजाकिस्तान वाला है जो ऊपर का है। तो कितने देश हो गए? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अभी कौन से नाम हमें दिखाई नहीं दिए हैं, एक बार फिर से देखिए। ईरान और अजरबैजान हमें दिखाई नहीं दिया है, तो कहाँ है ईरान और अजरबैजान? चलिए उसको भी ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो ईरान है, और यहाँ पे देखिए उज्बेकिस्तान है। इन दोनों के बीच में तुर्कमेनिस्तान आ गया है, तो यह नहीं है, तो ईरान नहीं है। अब अजरबैजान को देखिए, यहाँ पे अजरबैजान है। अब बीच में तो देखिए कैस्पियन सागर भी है। उसके बाद फिर तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान आ जाता है बीच में, तो उज्बेकिस्तान तक तो यह अजरबैजान पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि कैस्पियन सी भी है, और उसके अलावा बीच में इन्हें मिल जाएगा क्या? कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो इसका मतलब उज्बेकिस्तान जो है इन दो से, ईरान और अजरबैजान से सीमा अपनी नहीं साझा करता है। तो हमारे जवाब में 2 और 4 आना चाहिए। तो 2 और 4 आपको सी में मिलेगा, और सवाल यही पूछा था किस देश से नहीं लगती है, ईरान और अजरबैजान। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह जो सवाल है यह कतर से संबंधित है। अब चूंकि कतर में एक बहुत ही बड़ा तकनीकी सम्मेलन हुआ था, इस शिखर सम्मेलन था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम थोड़ी सी जान लें। तो कतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी एकमात्र भूमि सीमा दक्षिण में ओमान के साथ साझा होती है, मतलब सिर्फ एक देश इसका पड़ोसी है भूमि के मामले में, थल मार्ग में, और वह कौन सा है? बता रहा है कि वह ओमान है। देखते हैं अभी। दूसरा, बहरीन की खाड़ी कतर को बहरीन से अलग करती है। तीसरा, 2030 के एशियाई खेल कतर में आयोजित किए जाएंगे। आपको बताना है कितने कथन सही हैं। अब चलिए पहले को देखते हैं। इसकी एकमात्र भूमि सीमा दक्षिण में ओमान के साथ साझा होती है। ये देखिए आपको दिखाई देगा, यह है कतर। इसके एक तरफ पर्शियन गल्फ है और पश्चिम में है गल्फ ऑफ बहरीन। अब आप देखिए एक ही देश के साथ सीमा साझा करता है स्थल क्षेत्र में। यहां पर यह देश कौन सा है? यह देश है सऊदी अरब। दूसरी तरफ आप देखें तो यहां पर आपको यह दिखेगा बहरीन। बहरीन और कतर के बीच में क्या है? गल्फ ऑफ बहरीन। अब चलिए प्रश्न में फिर स्टेटमेंट की तरफ। इसकी एकमात्र भूमि सीमा दक्षिण में ओमान के साथ साझा होती है। ओमान के साथ नहीं होती है, किसके साथ होती है? सऊदी अरब। तो मतलब यह स्टेटमेंट गलत है। बहरीन की खाड़ी कतर को बहरीन से अलग करती है, क्या सच में है? यह बहरीन की खाड़ी है, यह कतर है, यह बहरीन है, इन दोनों को अलग कर रही है बहरीन की खाड़ी। यह स्टेटमेंट हमारा सही है। उसके बाद 2030 के एशियाई खेल कतर में आयोजित किए जाएंगे, तो तथ्यात्मक रूप से यह जानकारी भी सही है। तो यह जानकारी जब सही है, यह दूसरी और तीसरी सही, तो हम क्या बोलेंगे कि उपयुक्त प्रश्नों में से कितने सही हैं? तो आप कहेंगे केवल 2 सही हैं। ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा कितने इनमें से 1, 2 या 3 सही हैं, किस नंबर का सही है ये नहीं पूछ रहा, तो ये धोखा ना होने पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 सेट ए में पूछा गया सवाल है, और सवाल यह बात को दर्शाता है कि न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम आपके लिए किस तरह से फायदेमंद है। हमारे प्रोग्राम का पर्पस क्या है कि बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही जो प्रमुख जगहें होती हैं उस पर मानचित्र पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। इसी तरह के सवाल यूपीएससी में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
समाचार में उल्लिखित संघर्ष का क्षेत्र और जिस देश में वह अवस्थित है। और इसी तरह के सवाल आप देखेंगे हमारे प्रोग्राम में आपको दिखाई भी देते हैं। अब देखिए, क्षेत्र है डोनबास सीरिया, काचिन इथोपिया, टिग्रे उत्तरी यमन। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने युग्म सही हैं। हो सकता है 1 या 2 या 3 या एक भी नहीं या तो सभी। चलिए देखते हैं। अब देखिए डोनबास, डोनबास कहाँ पे है? डोनबास यूक्रेन में है, इस क्षेत्र में है। तो डोनबास तो यूक्रेन में है, जबकि कह क्या रहा है? सीरिया। ये हो गया गलत। कोचिन इथियोपिया। अब कोचिन जो है, यह जो है म्यांमार में है, कोचिन स्टेट है, यहां पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है दूसरा वाला भी गलत है। चलिए देखते हैं क्या तीसरा वाला सही है। टिग्रे उत्तरी यमन। टिग्रे आपको दिखेगा इथोपिया में ही है और यह यहां पर आपको दिखेगा, तो यह इथोपिया में है। तो हमने देखा यह उत्तरी यमन में नहीं है, तो इसी के साथ ही तीनों के तीनों यहाँ पर युग्म गलत हो गए। तो यहाँ पर कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो हम कहेंगे एक भी नहीं है, यानी कि डी है। इस तरह से सवालों का सिलसिला यहाँ पर रुकता है, लेकिन अभ्यास प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, जिस पर अगले सप्ताह हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस पर आप थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास करेंगे उत्तर को ढूंढने का। कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थान है और देश है। क्रीट द्वीप ग्रीस, सगाइन म्यांमार, नुसंतारा इंडोनेशिया। और आपको क्या बताना है कि उपयुक्त युग्मों से कितने सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या उपरोक्त इनमें से कोई भी नहीं। तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।